एफआईआई ने आज भी इंडियन मार्केट को दबा के बेचा। ट्रंप ने बोला और 15% मतलब 10 से 15% टैरिफ में और लगा सकता हूं कुछ कंट्रीज के ऊपर, लेकिन अभी जो चाइना है वो बचा हुआ है इस 15% राइस से। दिल्ली लिकर केस के अंदर केजरीवाल को आजादी मिल गई। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह बोला कि जो आरोप लगे थे वो इतने अच्छे से प्रूव नहीं कर पाई ईडी। अगर हम आईएनआर की बात करें तो जहां पर 89 के आसपास पहुंच गया था कुछ टाइम पहले तक ट्रेड की वजह से, वापस से 91 रुपीस पर डॉलर हो गया है और चांसेस हाई है कि 92 रुपीस पर डॉलर चला जाए। और इंडिया और इजराइल की जो मिलिट्री पार्टनरशिप है ये और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इससे अदानी को काफी फायदा होने वाला है। तो आज का वीडियो हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से तो देखेंगे ही, लेकिन यहां पे पॉलिटिकल एंगल हमें जानना जरूरी है, क्योंकि याद रखो जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है। आपकी सरकार क्या करती है, पॉलिसीज क्या होती है, ग्लोबली हमें कैसा देखा जा रहा है, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल और लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज लाइक कर देना और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफआईआई की। सो मोस्टली जो लास्ट वीक रहा इसके अंदर कोई भी मेजर बाइंग नहीं दिखी। वो इस हफ्ते भी नेट आपको सेलर देखने को मिल रहे हैं और दबा करके बेच रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जहां पे ये हुआ कि भाई हमारी ट्रेड डील हो जाएगी, उस समय पे बाइंग आई थी, बट वापस से एग्जिट एफआईआई का देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने एक और चीज बोल दी है जिससे एक मेजर इंपैक्ट मंडे की मार्केट के अंदर हो सकता है, क्योंकि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड को ही ट्रंप ऐसे बम फोड़ते हैं। ट्रंप ने यह बोला है कि 15% टैरिफ मैं और लगाऊंगा कुछ कंट्रीज के ऊपर, नो हाइक फॉर चाइना। अभी के लिए चाइना के ऊपर कोई हाइक नहीं होगा, लेकिन चांसेस क्या है कि कुछ देशों के ऊपर 15% के टैरिफ लगेंगे। अब 15% के टैरिफ की अगर बात ही हो गई है तो 15% ऑलरेडी लगे हुए, उसके ऊपर 15% की बात हो रही है यहाँ पे। और ये वो 15% है जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड डील यूएस के साथ करी हुई है, वो वाले जो देश है उनकी बात हो रही है, या फिर यहां पे बात हो रही है इनडायरेक्टली इंडिया की, क्योंकि हमारी जो सोलर इंडस्ट्री है उसको ऑलरेडी खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है ट्रंप की साइड से। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, हमारी आईटी इंडस्ट्री इस समय पे सफर कर रही है क्योंकि बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो चुका है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो जॉब लॉसेज हैं ये देखने को मिलेंगे अगले 5 सालों के अंदर। और नई जो उम्मीदें हैं कि भाई हमें यूएस के जो बिजनेसेस हैं वो हमें आउटसोर्स करेंगे डेटा सेंटर और बाकी सारी चीजों के लिए, इसके ऊपर अब आईटी चलेगा अगले 2 से 3 साल में अगर चलता है तो। अदरवाइज यहां पे एक और इश्यू आ रहा है, किसी भी देश को एफआईआई का पैसा चाहिए होता है। अब एफआईआई का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें यह बताता है कि मार्केट के अंदर, मतलब दुनिया के मार्केट के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है। इस समय पे यह बताया जा रहा है कि इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए जो एफआईआई है वो लगातार बेच रहा है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो कौन सी कंपनी में पैसा डालना पसंद करोगे। जो कंपनी अच्छी दिख रही है, हेल्दी ग्रोथ दिख रही है और चांसेस हाई है कि फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी, और जिस भी कंपनी के अंदर इशू दिखेंगे वहां से आप पैसा निकालोगे, राइट। इसी तरीके से एफआईआई भी होते हैं, वो भी सिर्फ वहीं पैसा डालना चाहते हैं जहां पे उनको फंडामेंटल्स अच्छे दिखते हैं। फंडामेंटल का मतलब है इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट, पूरी दुनिया के केस में फंडामेंटल राइट। जिस भी कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के पास, जो देश ग्रो कर रहे होंगे, जिन देश के अंदर पॉलिसीज अच्छी बन रही होगी, वहां पे जो एफआईआई का पैसा है वो जाएगा। देखो यूएस और चाइना के बीच में बनती नहीं है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद एफआईआई चाइना में दबा करके पैसा डाल रहा है, जो हमें डेटा बताता है, और इंडिया से निकाल रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसी पार्टी जो कि रूल करती है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एफआईआई वहां पे डालने में कंफर्टेबल है, जहां पे डेटा पे भी क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन जो ग्रोथ है वो साफ साफ दिख रही है, वहां डालने में कंफर्टेबल है। लेकिन इंडिया में पैसा डाल नहीं रहे, निकाल रहे हैं। तो ये चीज आपको बताती है कि ग्लोबल लेवल पे हमारी पोजीशन इस समय पे क्या है। कोई भी किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है, आप ये सिर्फ एक सिंगल डेटा से ये चीज अज्यूम कर सकते हो। अदर देन दैट एक और इशू जो रहा वो रहा हमारा कि भाई जब भी हम बेचते हैं हमें काफी सारा टैक्सेस देना पड़ता है। ये भी एक मेजर दिक्कत है और इसको पर्सनली मैं भी काफी ज्यादा फेस कर रहा हूँ। लास्ट 1 साल के अंदर मेंबर कमेटी के अंदर मैंने काफी बार बोला कि यार मैं स्विंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। काफी अच्छा सक्सेस रेट हमें देखने को मिला 70% के आसपास। वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जब भी मैं कुछ खरीदता है बेचता हूं मैं अपडेट करता हूं। लेकिन हमने काफी अच्छे प्रॉफिट्स तो बनाए लास्ट 1 साल के अंदर, जो मैंने ऑफिशियली दिखाया भी कि भाई यहां पे बाय यहां पे सेल, ये ओवरऑल बाइंग और सेलिंग प्राइस रहा। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या आ रही है कि भाई 20% हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर 1.25 लाख ही मैं बचा पा रहा हूं। तो
यहाँ पे ये चीज़ सोच करके बुरा लगता है कि भाई एक तो मैं काफ़ी सारे चार्जेस दे रहा हूँ, इसी के साथ साथ इतनी मेहनत के बाद जो टैक्स दे करके पैसा लगाया, उसको रिस्क लेकर के पैसा बनाया, अब उसके ऊपर भी मैं काफ़ी सारा टैक्स दे रहा हूँ। तो ये देख करके मुझे पर्सनली एज अ इंडियन बुरा लग रहा है, क्योंकि लॉस होता है तो वो मेरा है, लेकिन प्रॉफिट होता है तो वो सबका है। तो आप ये सोचो कि बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को तो हमारे देश से इतना प्यार भी नहीं है जितना आपको और मुझे होगा हमारे देश से। हम चाहते हैं टैक्स देना, लेकिन उस टैक्स के बदले हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। हम अपने पैसे पे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क के बदले हमें कोई बेनिफिट एज ऑफ नाउ पर्सनल लेवल पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक जब मेरे लिए इशू है, तो सोचो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ पे वो कितना पैसा लगाते हैं, उनके लिए कितना बड़ा टैक्स की दिक्कत हो सकती है। और मुझे बताना कि क्या आपको भी लगता है कि टैक्स कम होने चाहिए। पर्सनली मेरा मानना है, अब जब मैं टैक्स फाइल करूंगा तो दिखा भी सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर ही दिखा देंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ें हो रही है क्या चीज़ें नहीं हो रही, सिर्फ बकैती नहीं है, वट एवर द केस इज। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मंडे के लिए याद रखना कि भाई 10 to 15% का टैरिफ वीकेंड के थ्रू आ सकता है, तो रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाता है। और हर वीकेंड ही हो रहा है, इसलिए हर वीकेंड आजकल आ रहा है कि मंडे होगा खेल। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको पता होनी चाहिए, एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली कोर्ट क्लोजेस सीबीआई केस अगेंस्ट ऑल 23 अक्यूज्ड इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया। ये केस था लिकर केस की, जो लिकर पॉलिसी है इसको चेंज किया गया और इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी है इसको बेनिफिट देखने को मिला। ये कहना था सीबीआई का, ईडी का, और ये कहना था कि साउथ ग्रुप, मतलब साउथ इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनको साउथ ग्रुप नाम से बुलाया जा रहा था। अब यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जो ये चार्जशीट फाइल की गई थी यहाँ पे सीबीआई के थ्रू, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मोटा सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जहां पे मैं डायरेक्टली ये कह सकूं कि भाई ये जो मनीष सिसोदिया हैं या केजरीवाल हैं, इन्होंने कुछ घपलेबाजी करी है। साउथ ग्रुप की जिसकी बात कर रहे हैं वहां पर भी कुछ नहीं मिला। 23 लोग जिनको अक्यूज किया गया था कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और बोला गया कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इवन जो सीबीआई के लोग थे उनके ऊपर बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इन्होंने किस बेसिस के ऊपर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो कि हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा करके जेल में डाल दिया। अब यहां पर जो अरविंद केजरीवाल है उनका कहना है कि जो बीजेपी है ये पूरी साजिश थी ताकि जो दिल्ली का इलेक्शन है उसको उसमें हराया जा सके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी को। अब यहां पर कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट है तो हम सब कोर्ट के वर्डिक्ट को ही मानेंगे। लेकिन ये जो सच्चाई है ये कहीं ना कहीं हम सबको हमेशा से कहीं ना कहीं पता थी कि जब इलेक्शन का टाइम आ गया है, सिर्फ उसी टाइम के बीच में आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उसको उठा करके जेल में डाल देना, सिटिंग सीएम को उठा करके जेल में डाल देना, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, वो ऑल ऑफ द सडन कैसे हो गया। कांग्रेस पार्टी का पूरा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, ये जब पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार कैसे हो गया। और बीजेपी को छोड़ करके सारी की सारी जो पार्टीज हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी रेड पड़ना और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मिसबिहेव करना नॉर्मल हो गया था। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मेरा कहना नहीं है, उस समय की जो रिपोर्टिंग हुई उसका कहना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि कोर्ट ने जब बोला कि मुझे एक भी प्रूफ नहीं मिला, तो इस केस के अंदर किस बेसिस के ऊपर हमने ये बोला कि भाई अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए, और इसी वजह से कहीं आम आदमी पार्टी जो इलेक्शन है वो हार तो नहीं गई। और दिल्ली की जो करंट सीएम है उनके बारे में तो आप जानते हो, उनके मीम तो आपने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखे भी होंगे। और अरविंद केजरीवाल जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान था, जिसको कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि भाई इसने कोई घपलेबाजी नहीं करी, इन लोगों ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया और इसके पीछे कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया, ये कहना है हमारे कोर्ट का। तो आप ये मान सकते हो कि किस लेवल पर इलेक्शन के टाइम पे चीज़ें चली थी। और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें ये प्रूफ कर दिया गया, मीडिया लोगों ने ऑफिशियली आकर इतनी डिबेट करी कि भाई एक एक्स इंसान है वो गिल्टी है, जबकि कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया था। नॉर्मल कोर्ट का रूल होता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, कि भाई गिल्टी नहीं हो जब तक आप प्रूव नहीं होते। लेकिन इस वाले केस में जहां पे घोटाले की बात होती है, यहां पे जिस इंसान को बोला गया गिल्टी उसको खुद को प्रूव करना पड़ता है, अदरवाइज बेल नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही सीरियस आरोप लगे थे जिसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। तो अब यहां पर एक मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि कोर्ट को कुछ नहीं मिला तो बाकी लोगों को ऐसा क्या मिल गया कि सिटिंग सीएम को उठा करके उन्होंने जेल में डाल दिया। कितना सही है कितना ये कंट्रोवर्सी है कितना कॉन्स्पेरेसी है, ये सब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। लेकिन आपको, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी खराब है आम आदमी पार्टी अच्छी है, या रैंडमली जो भी अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया के अंदर ये चीज़ हो रही है तो फ्यूचर पॉलिसीज़ कैसी बनेंगी,
क्या फ्यूचर में कोई ओपनली आकर के बात कर पाएगा? क्या फ्यूचर के अंदर ऑपोजिशन बचेगा? दुनिया में ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, पेरेंट्स जो होते हैं एक देश के, मम्मी पापा, वो ऑपोजिशन की तरह काम करते हैं कि अगर एक पेरेंट कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा पेरेंट आकर के उसको रोकता है, क्वेश्चन करता है कि तू गलत क्यों कर रहा है। इससे पावर कंट्रोल रहता है और घर ग्रो करता है। इसी तरीके से देश होता है जहां पे एक पावर, जो करंट पावर गवर्नमेंट है होती है वो होता है, ऑपोजिशन होता है। जब करंट जो गवर्नमेंट है वो कुछ गलत करती है तो ऑपोजिशन रोकता है कि तू क्यों कुछ गलत कर रहा है, हमें देश को अच्छे से चलाना है। और एंड ऑफ द डे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कोई भी पॉलिटिशियन हो गया, ये किसी से ऊपर नहीं है, ये देश से ऊपर नहीं है, ये हमसे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये काम करते हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे से इन्हें पैसा मिलता है, हमसे ऊपर नहीं हैं ये, ठीक है। पॉलिटिशियंस हमारे देश के सेवक हैं, और हमारे देश में कौन आता है? आप, मैं और हमारी ये धरती माता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई भी पॉलिटिशियन है, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, आपको अपने देश को सपोर्ट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना है, यहाँ पर उसके बेसिस के ऊपर ही आप सही से समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो फ्यूचर में स्टॉक मार्केट छोड़ो, अगर आपका देश ही ग्रो नहीं कर पाएगा तो स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, डॉलर टू INR 91.07 के आसपास आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। ऑल टाइम लो हमारा 92 का है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास फिर से आ चुका है। इसके पीछे भी सिंपल सा रीज़न है, ट्रेड डील की बात हुई थी, देन वापस से बैक स्टेप ले लिया है इंडिया ने, और अब ट्रंप दोबारा से धमकी दे रहा है, जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का आउटफ्लो इंडिया के अंदर से बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस आते हैं। अब ये जो 91.07 है, अगर ये और गिरता है तो याद रखना हमारे ऑयल प्राइजेस बढ़ेंगे, इंपोर्ट हमारा ऑयल प्राइजेस से बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब हमारी IT इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा डॉलर कमाती है वो सफ़र कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सफ़र कर रही है, सोलर इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, और हम डॉलर नहीं कमा पाएंगे। मतलब हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ना आज की डेट के अंदर अच्छा नहीं है। अगेन मैं बोलूँगा, इस पर थोड़ी सी स्टडी खुद की करना कि रुपया के गिरने से क्या होता है। लोग कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ता है, बात सही है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री हम पे 15% का टैरिफ लगा के बैठी है, पूरी दुनिया पे लगाया वैसे, और कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री पे और लगाएंगे। तो कहाँ करोगे एक्सपोर्ट? अमेरिका के अलावा, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि हम कम इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश ही हमारे पीछे पड़ गया है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे भाई प्लीज़ ये चीज़ समझना शुरू करो, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में आप समझ ही नहीं पाओगे कि पैसों के साथ हो क्या रहा है, कंपनी रेवेन्यू क्यों नहीं कमा पा रही। क्योंकि याद रखना, पॉलिसी ही एक चीज़ होती है जो किसी भी देश को ग्रो करती है। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी सोलर इंडस्ट्री डोमिनेट क्यों करती है? क्योंकि सब्सिडी दी गई हमारी देश की साइड से, हमें सरकार की साइड से, तो हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमें वापस से टैरिफ लगा दिया गया। तो अगर पॉलिसी अच्छी होती है तो एक इंडस्ट्री फलती और फूलती है, लेकिन अगर पॉलिसी अच्छी नहीं होती तो देश फलता फूलता नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्री में पैसा बांटने से लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। हर किसी को बोलो अपने पैरों पे खड़े हो, काम करो, सब मिल करके टैक्स दोगे तो अच्छा रहेगा। फ्री में पैसा बांटोगे तो देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, और ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। तो ये ओपिनियन है मेरा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप मान भी सकते हो, आप नहीं भी मान सकते, इट्स टोटली अप टू यू। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा कि भाई काम करना चाहिए, हर किसी को काम करना चाहिए। फ्री का पैसा अच्छा नहीं है देश के यंग लोगों के लिए। इसके बाद आता है इंडिया एंड इजराइल मिलिट्री पार्टनरशिप इज एवर एक्सपेंडिंग। मतलब क्या है भाई, हम लोग और भी ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं इजराइल के साथ। ये भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे निकल के ये आया है कि अदानी ग्रुप को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इससे। अब हो रहा है नहीं हो रहा, इसके पीछे में देखो, हमारे पास डेटा ही क्लियर नहीं है। जो चीज़ आज तक हम चाइना के लिए कहते रहते थे कि चाइना डेटा क्लियर नहीं देता, आज की डेट में लोग इंडिया के लिए कह रहे हैं। इवन हम भी जब डेटा ढूंढने जाते हैं तो काफ़ी सारा डेटा हमें नहीं मिलता। इवन आज भी प्रॉपर क्या चीज़ें बनाई गई, उस फ्रेमवर्क में क्या क्या कवर था इंडिया US ट्रेड डील में, इसके बारे में नहीं बताया गया। ट्रम्प कुछ और कहता है, इंडिया कुछ और कहता है। तो ये चीज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छी नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जापान को जैसे बर्बाद कर दिया US ने एक बार कि तुम्हें अपनी करेंसी गिरानी पड़ेगी, और जापान जो कि US के भी ऊपर जा सकता था, वो इतना तगड़े तरीके से गिरा, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ कि जो जापान है उसको संभलने में काफ़ी साल निकल गए। इसी वजह से जापान की मार्केट नहीं चली। कहीं ये चीज़ इंडिया के साथ ना हो जाए, और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो देश है उसकी बागडोर किन लोगों के पास है। और ऐसा तो नहीं है
कि वो जो लोग हैं उनको मतलब हमारे देश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद खुद की सुरक्षा है। तो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये, अब आपको पूछना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मंडे के लिए प्रिपेयर रहो। टैरिफ और लग गए तो बाज़ार गिरेगा, टैरिफ नहीं लगे सो बाज़ार के अंदर वैसे भी गिरावट तो चल ही रही है। सो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।